तो ये शैलेंद्र शैली स्मृति व्याख्यान है। शैलेंद्र शैली से मेरे ख्याल मेरी 2-3 से ज़्यादा मुलाकात नहीं है। उसमें से एक मुलाकात मुझे याद है, 1978 या 79 की बात है। ग्वालियर में सव्यसाची ने एक गोष्ठी की थी। उस समय उन्होंने इमरजेंसी के बाद में बहुत जगह गोष्ठी की थी। उसमें अलीगढ़ में हुई थी, लखनऊ में, और उसमें एक गोष्ठी ग्वालियर में भी हुई थी और उसमें मैं भी था। और वहीं पर शैलेंद्र शैली और बादल सरोज दोनों को मैंने देखा था। कुछ बात भी हुई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे स्मृति नहीं है। लेकिन मित्रों से उनके बारे में जानकारी मिलती रहती थी और उनका जुझारूपन, उनके एक आंदोलनकर्मी और बहुत प्रतिबद्धता, इन सब की चीज़ें जो है उसकी सूचना मिलती थी। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। यहाँ के लिए मैंने एक लेख लिखा, 19वें जगह है। बादल सरोज जी ने कहा कि इसे पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, तो एक पेज और लिखा मैंने, क्योंकि 19 की संख्या ठीक नहीं थी। और उन्होंने कहा कि आपके पास 40 मिनट होंगे, ठीक है। और इनको दिए गए थे, हमारे मित्र को, 20 मिनट। तो उसी अनुपात में बहरहाल 40 नहीं 40 मिनट ही बोलूँगा मैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। पॉइंट मेरे पास लिखे हुए हैं, अगर जरूरत होगी तो उसे देखूँगा। सव्यसाची की मैं चर्चा कर चुका हूँ और इसका कुछ उल्लेख मनोज कुलकर्णी ने भी किया है। सिनेमा की तरफ मैं क्यों गया? 1980 की मैं दिल्ली में JNU में रिसर्च करने के लिए आया था, अमरोहा से। तो सव्यसाची से बातचीत होती रहती थी। फिल्मों में उनकी भी, भाई यही तो सारा है। तो फिल्मों पर बात करते थे। आप लोगों को में से कुछ ने देखा होगा, उन्होंने हिंदी फिल्में नाम से एक छोटी सी किताब भी लिख रखी थी, लेकिन उनकी फिल्मों में बहुत रुचि थी और मुझे भी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आर्ट सिनेमा जो है, कला सिनेमा जिसे कहते हैं, उस पर तो लिखने वाले हिंदी में है। आपको ध्यान हो तो भोपाल से ही पटकथा निकलती थी और मैं नियमित रूप से मंगाता था और काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसमें लोकप्रिय सिनेमा की कोई चर्चा नहीं होती थी, जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा भी कहते हैं। हमारा सवाल ये था, मतलब सव्यसाची का सवाल था मुख्य रूप से, वो सवाल ये था कि जिस सिनेमा को करोड़ों लोग देखते हैं, उस सिनेमा का क्या लोगों पर कोई असर नहीं होता? और अगर होता है तो वो हम क्यों नहीं सामने लाते? किस तरह का असर होता है? पॉजिटिव असर होता है या नेगेटिव असर होता है, या सिर्फ 3 घंटे बैठ के सिनेमा हॉल में फिल्म देखी, हाय हाय किया, खुश हुए और घर आ गए और भूल गए? ये एक बड़ा सवाल था और हमें ये लगा कि इस दृष्टि से सिनेमा को देखा जाना चाहिए। और मैंने 1981 में एक लंबा लेख उत्तरार्ध के लिए लिखा और उसमें मैंने उस समय जो लोकप्रिय सिनेमा था, उस लोकप्रिय सिनेमा की जो खास प्रवृत्तियां थी, उन खास प्रवृत्तियों का सिनेमा से उदाहरण लेके, फिल्मों से उदाहरण लेके उसका विश्लेषण किया और प्रस्तुत किया। वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसका यह असर जरूर हुआ कि जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी, लघु पत्रिकाएं जिन्हें कहते थे, उन्होंने जो है मुझसे सिनेमा पर लिखवाना शुरू कर दिया। सब तरह की पत्रिकाओं ने जो है, जैसे अजय कुमार उद्भावना निकालते थे, उसमें मैंने बहुत लिखा। इसी तरह से राजेंद्र कुमार जी इलाहाबाद से एक पत्रिका निकालते थे, मतलब बहुत सारी पत्रिकाओं
मैंने सिनेमा पर लिखना शुरू किया। सहमत मुक्त नाद में तो मैंने मीडिया पर भी लिखा काफ़ी। तो इस तरह से सिनेमा पर लिखना शुरू हो गया। जब मैं इग्नू में आया तो इग्नू जो है ओपन यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर ये फिल्म बनाने, मतलब एजुकेशनल फिल्में बनाने का की ट्रेनिंग भी हम लोगों को मिली और इस कारण से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। तो इस तरह से सिनेमा का मैंने एक कहना चाहिए कि फर्स्ट हैंड जानकारी भी मिली और समझने की और पढ़ा भी हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो मैं 45 साल से लिख रहा हूँ, इस 45 साल में क्या हुआ। लेकिन मैंने अध्ययन 45 साल का नहीं किया, अध्ययन मैंने शुरू से किया। मैं कुछ उदाहरणों से इसे समझाऊंगा, अपनी बात रखूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, पटेल कमेटी उसे कहते हैं, और उस कमेटी में उनकी मुख्य चिंता ये थी कि एक तो ये जो फिल्म बनाने वाले हैं, ये फिल्म बनाने वाले जो है इसमें कहना चाहिए कि गलत ढंग का पैसा इसमें लगता है, तो वो रुकना चाहिए। और दूसरा है कि अच्छी फिल्मों को, केवल मनोरंजक फिल्मों को उसमें प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी जो हमारे समाज के यथार्थ को पेश कर सके, उस तरह की फिल्में भी बननी चाहिए और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें फिल्म वित्त निगम बनाना चाहिए। तो एक फिल्म वित्त निगम बना। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें सिनेमा से जुड़े हुए अभिनय, स्क्रिप्ट राइटिंग और दूसरे जो पक्ष हैं, इनकी ट्रेनिंग के संस्थान भी खोलना चाहिए। तो पुणे में इंस्टीट्यूट खुला, पहले उसका नाम केवल फिल्म इंस्टीट्यूट था, फिर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट हो गया। चेन्नई, जिसे पहले उस ज़माने में मद्रास कहते थे, वहाँ एक फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट से संबंधित इंस्टीट्यूट खोला गया। तीसरा यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का एक्सपोजर होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का एक्सपोजर के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुए, जो अब भी चल रहे हैं। और चौथा एक महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देना शुरू किया। तो वो पुरस्कार की परंपरा 1953 से शुरू हुई, जो अब भी चल रही है। अब अच्छे की परिभाषा बदल गई है बस, बाकी पुरस्कार अब भी मिल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि वास्तव में जब देश आज़ाद हुआ 47 में और 1953 में फिल्म बनती है 2 बीघा जमीन। और आप जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था कि हमें उद्योगीकरण की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण की ज़रूरत है। हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी उद्योगीकरण पर बल था। बिमल राय फिल्म बनाते हैं 2 बीघा जमीन, और उस फिल्म में उद्योगीकरण को एक मुद्दा बनाते हैं, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बीघा जमीन के अंदर शंभू महतो नाम के किसान है, जिसके पास 2 बीघा जमीन है सिर्फ, और वो भी एक जमींदार के पास गिरवी रखी हुई है। और उस जमीन को ज़रूरत है जनता फैक्ट्री लगाने के लिए। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जनता फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन वो 2 बीघा ज़मीन जो है उस पर 50 रुपये कर्ज लिया था, 50 रुपये, जो अब ब्याज समेत, जो हालांकि चुकाता रहा, ब्याज समेत 235 रुपये हो गए। और उस किसान शंभू महतो की हैसियत नहीं है कि वो 235 रुपये चुका सके। वो प्रार्थना करता है जमींदार से कि मैं कैसे इतना पैसा ला सकता हूँ। वो समझता था कि मेरे पिता उनके यहाँ काम करते हैं लगातार बेगार, और दूसरा मैं कुछ देता भी रहता हूँ, फिर भी ये कह रहे हैं 235 रुपये हैं। तो उस 235 के लिए उन्हें 1-2 महीने का समय दिया जाता है शंभू महतो को। और वो शंभू महतो जो है
कलकत्ता आता है और कलकत्ता आके रिक्शा चलाता है। आप सब लोगों ने फिल्म शायद देखी होगी उस फिल्म को। वो 235 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। वो उस पीरियड में जो है खूब रिक्शा चलाता है, हाथ से खींचने वाला रिक्शा, जो अब शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन उस ज़माने में उसके कुछ हैं, कुछ टुकड़ों में हैं। लेकिन वो दृश्य जिसे बलराज साहनी जो MA इंग्लिश थे, जो रविंद्र शांति निकेतन में पढ़ा चुके थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ, जिन्होंने BBC में काम किया था, उन्होंने किसान की भूमिका निभाई थी उसमें और रिक्शा खींचा था। और उस रिक्शे के कुछ दृश्य हैं वो अद्भुत थे, अद्भुत। उन दृश्यों वाली उस महान फिल्म को 1953 में उन्होंने बनाया कि आप अगर उद्योगीकरण करते हैं तो इस उद्योगीकरण से हमारे यहाँ के जो किसान हैं उन किसानों पर क्या असर होगा, उस पर भी गौर फरमाएं। ये जो एक भूमिका होती है सिनेमा की कि अपने समय को, ये जो भूमिका होती है किसान सिनेमा बनाने वाली कि अपने समय के यथार्थ को रखना और उसके प्रति एक क्रिटिकल रवैया भी रखना, ये उस समय संभव था। और ये एक फिल्म का उदाहरण नहीं है। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, बोल के देखो। बोलिए बोलिए। हाँ, इसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो एक और फिल्म बनी थी 1957 में, नया दौर, जो तांगे वालों की कहानी थी। और वो तांगे वाले जो है स्टेशन से और दूसरे गांवों से लोगों को पहुंचाते थे। वहाँ एक बस आ जाती है और उस बस के बाद में तांगे वाले जो है बेकार हो जाते हैं, क्योंकि बस में पैसा भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, और जाहिर है कि तांगे वाले क्या करेंगे। ये वास्तविक सवाल थे जो उस समय की फिल्मों ने उठाए। आप मदर इंडिया पर विचार कीजिए। उस वहाँ वास्तविक समाज था कि जमींदार जो है, जमींदारी महाजन किसानों का शोषण करते थे। ये सब सवाल उस समय की फिल्मों से उठ रहे थे और वहाँ की उस समय की सरकार ने किसी को इसके लिए आलोचना नहीं की, किसी को बंद नहीं किया, किसी के घर पर CBI नहीं भेजी, आलोचना की जाती थी। आप ध्यान दीजिए कि आज़ाद हुए सिर्फ 10 साल हुए थे और प्यासा फिल्म में साहिर लुधियानवी की नज़्म शामिल की जाती है, जिसमें कहा गया है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। आप मतलब उस समय जो फिल्मकार थे वो सरकार की आलोचना कर सकते थे, आलोचना करते थे और बेझिझक करते थे। उस समय की फिल्मों को देखें तो केवल आलोचना ही नहीं होती थी, वो सरकार को बताती थी, उस समय की सत्ता को बताती थी कि उनको किस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे सुजाता फिल्म बनी दलितों के सवाल पर, बूट पालिश फिल्म बनी बच्चों के सवाल पर, डाकुओं पर कई फिल्में बनी जिसमें मुख्य उद्देश्य था कि उनका पुनर्वास होना चाहिए और ये समस्या खत्म होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो 1950-60 का दशक था, उस 50-60 के दशक में जिसे हम नेहरू एरा के नाम से भी जानते हैं, उस 50-60 के दशक में जो फिल्मकार थे वो उन फिल्मकारों ने वो काम किया, उन लोगों तक एक तरह से कहना चाहिए कि जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाया, जिस समय निरक्षरता आज की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। फिल्म की विशेषता यही है कि आप देखकर और सुनकर भी उसको समझ सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय की वो जो फिल्में थी वो पॉपुलर फिल्में थी। मुगले आजम, मदर इंडिया, 2 बीघा ज़मीन, ये फ्लॉप फिल्में नहीं थी। ये अपने ज़माने की पहचान रखने वाली लोगों ने उन फिल्मों को देखा।
लेकिन बाद में समय बदला, नेहरू एरा ख़त्म हो गया और हम आगे बढ़े। और फिर जो कहना चाहिए कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ज़्यादा पूंजीवाद की तरफ या कहना चाहिए इजारेदारी की तरफ बढ़ने लगी। जब इजारेदारी की तरफ बढ़ने लगी तो उसका परिणाम यह हुआ कि लोकप्रिय सिनेमा का रवैया भी बदल गया। वहाँ पर अब मनोरंजन के कुछ दूसरे रास्ते निकाले गए। एक दो उदाहरण के से मैं इस बात को बताऊंगा। जैसे कि फिल्म शोले 1975 में बनी, जिस साल एमरजेंसी लगी थी। 1975 में जब शोले फिल्म बनी तो शोले में क्या है कहानी? कहानी यह है कि गब्बर सिंह नाम का एक डाकू है जो एक पुलिस अफसर के परिवार की हत्या कर देता है, क्योंकि वो जो पुलिस अफसर है उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो जो पुलिस अफसर है वो वास्तव में गांव का सबसे अमीर किसान कह लीजिए या जमींदार कह लीजिए। वो अपने परिवार के लोगों की हत्या करने का बदला लेता है, और बदला लेने के लिए वो क्या करता है, 2 किराए के जो है हथियारे खरीदता है, गुंडे खरीदता है, जय और वीरू, जिन्हें ये काम सौंपता है कि वो उसको पकड़ के लाए ताकि वो अपनी हत्या का बदला ले सके। प्रतिशोध उस दौर की फिल्म का एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण जो है कहना चाहिए कि विशेषता होगी। बहुत सारी फिल्में उस जमाने में बनी थी जिसमें प्रतिशोध लिया जाता था। पहले प्रतिशोध डाकू से लिया जाता था, अपराधी से लिया गया। फिर हम एक ऐसे दौर में पहुंचे जब प्रतिशोध आतंकवादियों से लिया जाने लगा। फिर तीसरा लेवल पर हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर वो आतंकवादियों की एक खास तरह की पहचान सामने आई। अगर आपने 2008 की फिल्म ए वेडनेसडे देखी हो तो उसमें 4 आतंकवादियों की एक कॉमन मैन के द्वारा हत्या कराई जाती है। वो कॉमन मैन नसरुद्दीन शाह ने उसका रोल प्ले किया था, और वो चारों मुसलमान होते हैं। जबकि 2008 तक हिंदुस्तान में केवल मुस्लिम आतंकवादी नहीं थे, इस्लामिक आतंकवादी नहीं थे, हिंदू आतंकवाद भी था। बाबरी मस्जिद 1992 में जो है ध्वस्त की जा चुकी थी, जो एक आतंकवादी कार्रवाई थी। 2002 में गोधरा के बहाने बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याएं हुई, और कई जगह अब जो दंगे 1980 के बाद में हुए वो ज़्यादातर आप देखें कि दंगे नहीं थे, वो ज़्यादातर जेनोसाइड थे, नरसंहार थे एक तरफा। और अगर आप ध्यान दें मेरठ वगैरह के अंदर पुलिस भी उसमें शामिल होती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फिल्मों ने इन कहानियों को, इन चीज़ों को जो है पॉपुलराइज करना शुरू किया। उस पॉपुलराइज का मतलब क्या था? वो पॉपुलराइज का मतलब ये था कि जो आपका दुश्मन है उसके लिए आपको कानून पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उससे बदला लें, क्योंकि कानून आपके पक्ष में नहीं आएगा। उसके लिए कोई नायक जो है वो कॉमन मैन में से उठ के आएगा और वो आपकी तरफ से बदला लेगा, और आपको सिर्फ ये करना है जैसे लिंचिंग के समय भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसी तरह से वो भी होगी। और इस तरह से मेरा अपना मानना है कि ये जो फिल्में 1975 के बाद बननी शुरू हुई, समानांतर सिनेमा का दौर भी खत्म हो गया, और उसके बाद में उसमें एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो प्रतिशोध की थी, इसने लोगों की मानसिकता को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसका परिणाम है कि जब 2014 के बाद वे प्रोपेगेंडा फिल्में बनने लगी
जिसमें इतिहास को और वर्तमान को दोनों को कहना चाहिए कि बहुत ही अयथार्थ रूप में, या कहना चाहिए कि बहुत बड़ा चढ़ाकर या झूठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसको लोगों ने यथावत स्वीकार कर दिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर के समय में जर्मनी में हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि हिटलर के समय जर्मनी में यहूदी जो थे वो केवल 1% थे। करीबन पूरी जनसंख्या में 5.5 लाख, वो 5.5 लाख लोगों को अपने जर्मनी का शत्रु बनाकर पेश किया गया और जर्मन जनता ने उसे स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने मान लिया कि सचमुच हाँ ये हमारी सारी जो कहना चाहिए कि तकलीफ़ों का कोई कारण है तो वो यहूदी है। जो 1% थे वो उन 1% के पीछे 99% जो है उन्हें अपना शत्रु मानने लगे और ये मानने लगे कि ये अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। आज वही मानसिकता हम हमारे यहाँ भी देख रहे हैं 2012 के बाद, जिस 2014 के बाद। और क्या है वो मुख्य नारा कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है। आप वी और आवर नेशन हुड पढ़ें तो उसमें गोलवलकर साफ तौर पर कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का है। और 3 शत्रु गिनाए उन्होंने, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। और मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा, या ईसाइयों के बारे में, दोनों के बारे में कहा कि ये भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति में विश्वास नहीं करते। इनकी पितृभूमि भले ही हिंदुस्तान हो लेकिन पुण्य भूमि इनकी हिंदुस्तान से बाहर है। इसलिए इनकी निष्ठा जो है हमेशा संदिग्ध रहेगी, और संदिग्ध रहेगी इसका मतलब है कि इन पर संदेह किया जाना चाहिए और इनको नागरिकता के वे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो हिंदू को स्वाभाविक रूप से मिलने चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि अपनी जन्म से 1925 आज 100 साल हो गए, अपनी जन्म से आरएसएस जो है वो इस संविधान को जो 1949 में पास हुआ और 1950 में लागू हुआ, उसकी किसी भी धारणा में ये यकीन नहीं करते। ये लोकतंत्र में यकीन नहीं करते, ये धर्मनिरपेक्षता में यकीन नहीं करते, ये बराबरी का जो हमारा प्रेमबल है पूरा, जिसमें जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करने का वचन दिया गया है, उसमें यकीन नहीं करते। जिस समय संविधान बन रहा था उस समय वो कह रहे थे कि हमें संविधान की क्या ज़रूरत है। वास्तव में तो हमारे पास मनु स्मृति है। मनु स्मृति है तो फिर संविधान की क्या जरूरत। और मनु स्मृति क्या है वो यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं। तो आप देखिए कि आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है वो उन्होंने न केवल आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, सच्चाई यह है कि वो इस 1947 के बाद बने हुए इस संविधान, जिस संविधान के कारण ही हम एक ऐसा लोकतंत्र बना सके जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। और ये बहुत स्वाभाविक था हमारे यहाँ से, क्योंकि हम सैकड़ों सालों से अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग नस्ल के लोग साथ रहते आए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र। और इसके लिए क्या ज़रूरी है करना? इसके लिए करना ज़रूरी है कि जो हिंदू नहीं हैं उनके बारे में ये बताया जाए कि ये हमारे पड़ोसी नहीं हैं, ये हमारे साथ रहने वाले नहीं, ये हमारे शत्रु हैं। और शत्रु हैं इसके लिए इतिहास की उस व्याख्या को लिया गया जो औपनिवेशिक इतिहासकारों ने पेश किया था, जिन्होंने कहा कि हमारा जो 1200 ईस्वी से पहले का इतिहास है वो हिंदू काल है, 1200 से 1800 ईस्वी तक का जो काल है वो मुस्लिम काल है, और 1800 के बाद का जो काल है
वो आज़ादी से पहले तक ब्रिटिश काल है। सवाल यहाँ से यही पैदा होता है कि 1200 ईस्वी से पूर्व का जो काल है, रोमिला थापेर ने कहा कि वो हिंदू काल नहीं है। हिंदू काल तो तब होता है जब उस पूरे पीरियड में, जो अतीत का पूरा पीरियड है, उसमें सिर्फ हिंदू राज करते। हकीकत यह है कि तकरीबन 800 साल तक उन राजाओं ने राज किया जो बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। बौद्धों का राज था उस समय। अगर सिर्फ राजवंशों के आधार पर यह देखा जाए कि हमारे यहाँ पर किन का राज था, और मुगलों के जो 1200 से 1800, क्योंकि ज़्यादातर फिल्में उनके इसी पीरियड के बारे में, 1200 से 1800 के बीच में, कहा गया कि इस समय मुसलमानों ने राज किया और उन्होंने बहुत अत्याचार किए। आप छावा फिल्म देख लीजिए, आप जो जितनी भी मध्य युग पर फिल्में बनी हैं उन सब फिल्मों में देखिए कि कितना क्रूर रूप में, जैसे पद्मावत फिल्म, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को जिस तरह से पेश किया गया, एक बर्बर व्यक्ति की तरह पेश किया गया, जो उसकी वास्तविक ऐतिहासिक छवि से मेल नहीं खाता। अब आप देखेंगे कि क्यों बता रहे हैं यह ऐसे। हकीकत क्या था? हकीकत ये थी कि अगर 1200 से 1800 तक का काल देखें, इसको जांचने का एक दो तरीके हैं। जब 1947 में अंग्रेज हिंदुस्तान से गए, तब उन्होंने हिंदुस्तान के दो भाग कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसके अलावा 565 रियासतें वो छोड़ गए। 565, संख्या कम नहीं है। और उस 565 रियासतों के पास पूरे हिंदुस्तान की 33% जमीन थी, यानी कि 1/3 हिंदुस्तान पाकिस्तान सबका हिस्सा मिला है, तो 1/3 हिस्सा जो था उन रियासतों के पास था। और उन रियासतों में 40% आबादी रहती थी हिंदुस्तान की, जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। सीधे तौर पर हाँ, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन वो अपनी रियासतों को चलाने के मामले में खुद मुख्तार थे। ये रियासतें कहाँ से आई? ये रियासतें आई थी अंग्रेजों के शासन होने के पहले से थी, अंग्रेजों के आने से पहले से थी ये रियासतें। जैसे राजस्थान, जिसे राजपूताना पहले कहा गया था अंग्रेजों के ज़माने में, राजस्थान की किसी भी रियासत, चाहे जोधपुर हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, कभी भी सिवाय अजमेर को छोड़कर, हाँ थोड़े समय के लिए, और टोंक की रियासत को छोड़ के, कहीं कभी भी किसी भी समय किसी मुस्लिम शासन, कोई मुस्लिम शासन कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हाँ, उन्होंने वहाँ पर दिल्ली के शासन के साथ उनकी मित्रता थी, उनको कुछ टैक्स भी देते थे, लेकिन सीधे तौर पर इन सब रियासतों पर राजपूत राजा काम करते। और दक्षिण में अगर आप जाएं, जैसे केरल में, केरल में कभी भी अंग्रेजों का राज नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मुगलों का राज नहीं रहा, मुसलमानों का राज नहीं रहा। लेकिन क्या देखते हैं हम, मुसलमान जो है वो केरल में भी बहुत बड़ी आबादी में है, ठीक है, ईसाई भी बहुत बड़ी आबादी में है, हिंदू भी है। राजस्थान, जहाँ कभी भी सीधे तौर पर मुसलमानों का राज नहीं रहा, वहाँ पर 10 से 20% तक आबादी मुस्लिम है। सोचने की बात विचार है कि ये जो कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है शासकों ने धर्म परिवर्तन कराए, वो धर्म परिवर्तन कराने वाला जो पूरा मामला है वो फर्जी है, जो आप इन फिल्मों में देख सकते हैं। इसी तरह से मंदिर तोड़ने वाला, हाँ मंदिर तोड़े गए, औरंगजेब ने तोड़े, लेकिन हिंदू राजाओं ने तोड़े। हिंदुस्तान के अंदर कितने ही बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर तोड़े गए पहले, और वो हिंदू शासकों के द्वारा भी तोड़े गए। शासक भी ये सब कार्य करते आए हैं,
लेकिन बदनाम किसे किया गया? मुस्लिम शासकों को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि फिल्मों के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, विजुअल की जो हम देखते हैं उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत फिल्म के अंदर दिखाते हुए बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके साथ रेप किया जा रहा है, ये सब दिखाया जाता है, तो लोगों पर उसका असर पड़ता है। लोग उस समय ये ध्यान नहीं देते कि जो दिखाया जा रहा है वो सचमुच वैसा है या नहीं। ये तो मैंने अतीत की बात की। 40 मिनट हो जाए तो इशारा करते हैं। वर्तमान में आए हम, वर्तमान में आए। इन्होंने फिल्म बनाई एक आर्टिकल 370, दूसरी एक फिल्म बनाई द कश्मीर फाइल्स, तीसरी एक फिल्म बनाई द बंगाल फाइल्स। इन सबों में इन्होंने जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिया। आर्टिकल 370 इसलिए बना कि जिस समय पाकिस्तान की तरफ से वहाँ की सेना और उसके अलावा जो है ट्राइबल्स ने हमला किया, उस समय वहाँ का जो शासक थे हरि सिंह, उन्होंने नेहरू सरकार से मदद की मांग की और उस मदद पर एक शर्त रखी गई। वो शर्त ये थी कि आपको भारत में विलय करना पड़ेगा। उससे पहले तक हरि सिंह ये चाहते थे कि ना तो मैं पाकिस्तान से मिलूँ ना हिंदुस्तान से मिलूँ, बल्कि स्वतंत्र रहूँ, क्योंकि यह ऑप्शन आज़ादी के समय इन 565 रियासतों को दिया जा चुका था। ध्यान दें कि ये 565 रियासतें थी, इसमें से केवल 13 रियासतें जो है 13 रियासतें जो है वो पाकिस्तान में जिनका विलय हुआ, बाकी सारी की सारी रियासतें जो है हिंदुस्तान में विलय हुई और 90%, 90 नहीं तो 80% से ज़्यादा रियासतें हिंदू शासकों के पास। हिंदू शासकों के पास कैसे हो सकती है? मुगलों का राज था, हिंदू शासक तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये 565 में से 500 से ज़्यादा रियासतें जो है हिंदू शासकों के पास थी। सिर्फ 13 रियासतें जो है वो पाकिस्तान में मिली और हिंदुस्तान में ज़्यादातर, सिवाय थोड़ा सा जामनगर वाले ने थोड़ा सा समय लगाया और कश्मीर का मामला तो है, उसमें उस पूरे तथ्यों को अगर हम ध्यान दें तो उन तथ्यों के आधार पर कश्मीर जो है उसकी कुछ खास तरह की स्थिति थी। कश्मीर के बारे में हरि सिंह ने कहा कि जो स्वायत्तता हमें अंग्रेज़ों के समय मिली हुई थी, वही स्वायत्तता हमें आज़ाद हिंदुस्तान में भी चाहिए। और जो आर्टिकल 370 में स्वायत्तता कश्मीर को मिली, वो स्वायत्तता उन पहले से चली आ रही जो ऑटोनॉमी थी, वो ऑटोनॉमी कश्मीर को मिली। कई बार ये कहा, इस तरह से पेश किया जाता है सारे मामलों को कि ये सिर्फ कश्मीर घाटी को मिली, नहीं, कश्मीर को मिली, जम्मू को मिली और लद्दाख को मिली। अगर वहाँ कश्मीर में, कश्मीर से बाहर का कोई व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था तो वो सिर्फ कश्मीर घाटी में नहीं, वो जम्मू में भी नहीं खरीद सकता था और लद्दाख में भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन हमको हमेशा यह बताया गया आरएसएस बीजेपी के द्वारा कि नहीं, कश्मीर घाटी जो है वो अलग है और वहाँ के नियम अलग हैं, वहाँ हिंदुस्तान के लोग नहीं ले सकते ज़मीन तो हिमाचल प्रदेश में भी नहीं ले सकते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे अब क्या हुआ, कश्मीर फाइल्स बनाई इसलिए कि चूँकि कश्मीर में आतंकवाद बहुत बढ़ गया था और उस आतंकवाद को जो है प्रमोट कर रहा था पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि वो जो थे वहाँ के
बाशिंदे कश्मीर के, जिसमें कश्मीर घाटी में ज़्यादातर मुसलमान, क्या उनको वो इस पूरे आतंकवादी जो चला मामला, उस आतंकवाद को का समर्थन था उनको? अगर समर्थन था और अगर वो आर्टिकल 370 के कारण हुआ, जैसा कि आर्टिकल 370 नाम की फिल्म में बताया गया, तो ये जो आर्टिकल 370 है, ये तो संविधान में शामिल कर लिया गया था। यानी कि 1950 से लेकर 1990 जब आतंकवाद शुरू हुआ, इस पूरे पीरियड के अंदर क्यों नहीं कश्मीर में आतंकवाद पनपा? दो युद्ध हुए उसके दौरान, आप ध्यान दें, 1965 का युद्ध हुआ, उस 1971 में का युद्ध हुआ, वहाँ से कोई कश्मीरी पंडित भागा नहीं, साथ साथ रहे। क्यों रहे भाई? अगर मुसलमान वहाँ के जो है हिंदुस्तान के प्रति आस्था ही नहीं रखते थे। फिर ये भी सवाल है कि एक तर्क ये भी देते, उस फिल्म में ही है आर्टिकल 370 में, उसमें तर्क ये दिया गया कि नेहरू ये चाहते थे कि उनके मित्र जो हैं शेख अब्दुल्ला वो शासक बने। ठीक है, लेकिन शेख अब्दुल्ला तो पाकिस्तान में कश्मीर को मिला के भी शासक बन सकते थे। वो वहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर थे और मुसलमान भी थे। पाकिस्तान में तो उनका स्वागत होता। हिंदुस्तान में क्यों रहना चाहते थे? हिंदुस्तान में इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव जो है पॉलिटिशियन थे। वो पहला राज्य बना हिंदुस्तान का जहाँ पर भूमि सुधार लागू हुए। इस बात को लोग भूल जाते कि किस कारण से, और उन्हें शेख अब्दुल्ला को ये मालूम था कि पाकिस्तान की डिमांड जो है वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमानों में जो जमींदार हैं, जिनके पास ज़मीन है और जिन्हें लगता है, क्योंकि कांग्रेस 1930 से ये बात कह रही थी कि हम जमींदारी प्रथा ख़त्म कर देंगे, भूमि सुधार करेंगे, तो उन्हें मालूम था कि हमारे से हमारी जमींदारियाँ छीन ली जाएगी। और जिन्ना और मुस्लिम लीग इस बात को आश्वस्त कर रही थी कि नहीं, अगर आप ज़मीनें आपकी छीन ली जाती है वहाँ पर, आप पाकिस्तान आइए, हम आपको यहाँ पर देंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखे बिना केवल हिंदू मुस्लिम करके जो जहर इन फिल्मों के माध्यम से फैलाया गया वो भयानक था। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको, द केरला स्टोरी। आप लोगों में से कुछ ने देखी होगी। केरला स्टोरी की कहानी यह है कि केरल में 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। 32,000, 32,000, और उनको फिर ये जो मुस्लिम देश है, यमन, सीरिया वगैरह, वहाँ भेजा गया। वहाँ जो ISIS है उनके सेक्स स्लेव के रूप में। जब इस 32,000 की संख्या को चैलेंज किया गया कोर्ट में, और उनसे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछा गया कि भाई यह 32,000 की संख्या आप लाए कहाँ से, कैसे आपको मालूम पड़ी? तो कहा कि ये सरकारी आंकड़ा। तो सरकार से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपने क्या ऐसी कोई आंकड़ा दिया है कि 32,000 हिंदू औरतों को इस तरह से धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम देशों में भेजा गया? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ एक आंकड़ा प्रसारित किया है, वो भी 32,000 नहीं, सिर्फ 2-2,500। वो उन लोगों का जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, यानी कि कुछ ने हिंदू से मुसलमान हो गए, कुछ मुसलमान से ईसाई हो गए, कुछ ईसाई से दूसरा धर्म अपना लिया, यानी, और ये सब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो धर्म परिवर्तन किया गया, उनके आंकड़े हैं। हमारे पास इस तरह की कोई आंकड़ा नहीं है जिसमें 32,000 लड़कियां जो है वो मुगल देशों में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जो है आपकी कहानी के अंदर, इस कहानी के साथ में एक डिस्क्लेमर दीजिए कि ये जो
इसमें आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये आंकड़े काल्पनिक आंकड़े, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। मेरा तो सवाल यह भी है कि काल्पनिक क्यों हो भैया, आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? ठीक है, लेकिन कहानी अगर आप फिल्म में देखें तो सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी, सिर्फ 3, कहाँ 32,000 और कहाँ 3, और उन 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 के रूप में फैलाया गया। तो इस तरह के झूठ इस दौरान में, चाहे साबरमती एक्सप्रेस हो, चाहे उदयपुर फाइल्स हो, चाहे बंगाल फाइल्स हो, इन सब फिल्मों में इसी तरह इसकी चर्चा अगर हम करें तो बहुत है। धुरंधर के अंदर जो मतलब हिंदुस्तान से जासूस भेजा गया वहाँ पर, और उसके पीछे कौन है, हमारे जो दोवल साहब हैं। दोवल साहब मतलब कई हिंदी में ये प्रोपेगेंडा फिल्में दोवल साहब की इमेज को बनाने के लिए बनाई गई, और उसमें जिन लोगों को हमारा जासूस जाके वहाँ ख़त्म करता है और जिस पीरियड में ख़त्म करता है, क्योंकि धुरंधर 1 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है वो बात ये कहती है कि हमें एक ऐसे रूलर का, एक ऐसे शासक के आने का इंतज़ार है जो इन सब चीज़ों को जो है दृढ़ता से निपट सके, जो घर में घुसकर हमला करे। घर में घुसकर तो हमला किया गया, उस पर एक फिल्म भी बनाई उन्होंने, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी में पाकिस्तानी घुसपैठिया या आतंकवादी आकर हमारे सैनिकों को, 15 सैनिकों को मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान से सैनिक भेजे, और ये दावा किया गया कि 150 आतंकवादियों को, ये जो सैनिक वहाँ जाके पाकिस्तान में उन्होंने उन 150 आतंकवादियों को मार दिया, यानी एक ने 10 को मारा। उन्होंने हमारे यहाँ 15 को मारा, ये 150 को मारा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सीमा पर गोलीबारी तो हुई लेकिन हमारा तो कोई सैनिक नहीं मरा, लेकिन हम मान लेते हैं कि भारत सरकार ने जो 150 बताए वो सही है। आप अच्छी फिल्मों के बारे में बताना शुरू करें। अच्छा, ठीक। तो ये जो 150 लोग मारे गए, आप ये देखेंगे कि घर में घुसकर मारा, ये जो नारा दिया है, आतंकवादी तो हमेशा घर में घुस के ही मारते हैं। पुलवामा क्या पाकिस्तान में है? वो भारत में ही है ना। पहलगाम भी तो भारत में ही है। वो हमला करते हैं तो घर में घुस के ही तो करते हैं। वो आपने क्या घर में घुस के मारा? आपने सिर्फ उनके तरीके की नकल की। लेकिन ये मेरा व्याख्यान का आखिरी हिस्सा है। लेकिन इस समय, जिस समय की प्रोपेगेंडा फिल्मों का जोर है, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 तो यह है कि अगर 10 प्रोपेगेंडा फिल्म बन रही है तो उसमें से पॉपुलर तो 1-2 ही होती है, बाकी तो फ्लॉप हो जाती है। कोई देखता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि आजकल अच्छी फिल्म है, यानी कि इनके नैरेटिव का विरोध करने वाली फिल्म जो है बनाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि उस पर तरह तरह के ऐतराज़ किए जाते हैं। इसलिए आज बम्बई में फिल्म बनाने वाले जो हैं, उन्हें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है वकील की। वो सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट जो है वकील को दिखाते हैं और कहते हैं भाई पहले ये देख ले कि इस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। प्रॉब्लम केवल सेंसर बोर्ड की तरफ से नहीं आती है। मालूम पड़ा कि आरएसएस के गुंडे पहुंच गए हमला करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के, तो अब हर एक जो स्क्रिप्ट है सबसे पहले वकील देखते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जब इस तरह के प्रतिबंध लगते हैं या इस तरह की स्थितियाँ होती है तो फिल्मकार भी तो आखिर कलाकार हैं। यह सही है कि वहाँ पर पूंजी ज़्यादा लगती है, यह सही है कि उनके सामने चुनौतियाँ ज़्यादा है, लेकिन वो तरीके भी निकालते हैं। वो तरीके निकालते हैं जिससे कि वो अपनी बात कह सकें। आप अगर ध्यान दें तो इस पूरे पीरियड के अंदर
लगातार ऐसे फिल्में बनी हैं जो इनकी नैरेटिव का विरोध करती है, डायरेक्ट नहीं करती है तो इनडायरेक्ट करती है। और ऐसी एक नहीं 20 फिल्में, हो सकता है वो धुरंधर जितनी पॉपुलर ना हुई हो, लेकिन उन्हें OTT पर देखा जाता है, उन्हें TV पर देखा जाता है। और लोग अभी जैसे मैं वापस आऊँगा जैसी फिल्म, वो तो लोग सिनेमा हॉल में जाके देख के आए। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छी फिल्म को देखने वालों की संख्या कम नहीं है, और अच्छी फिल्म देखने बनाने वालों की भी संख्या कम नहीं है। जैसे मैं आपको एक फिल्म का उदाहरण देता हूँ, होम बाउंड। होम बाउंड जो है एक दलित लड़के और एक मुस्लिम लड़के की कहानी, जो जैसे हमारे मतलब दिल्ली बम्बई वगैरह में आप देखते होंगे कि दूसरे राज्यों से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग काम करने के लिए आते हैं। ये दोनों बच्चे भी अपनी पढ़ाई के बीच में उन्हें अपने घर के लिए काम करने के लिए जाना पड़ता है, और कोरोना फैल जाता है। अब कोरोना फैल जाता है और वो सीन ध्यान करिए कि जिसमें लाखों लाख लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा लौट रहे थे सड़कों पर पैदल, उनमें ये 2 बच्चे भी लौट रहे थे, 16-17 साल के बच्चे थे, और उनमें से एक रास्ते में मर जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी जो है ये इतनी दर्दनाक कहानी है, जिसमें मतलब न केवल कोरोना की पीड़ा बल्कि एक के मुसलमान होने और दूसरे दलित होने के कारण उन्हें क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ती है वो भी उसमें है, और उन दोनों की मित्रता। ये फिल्म बनाई, इस फिल्म के साथ क्या दिक्कत थी कि इस फिल्म को प्रतिबंध करने के लिए, इस फिल्म को सेंसर करने के लिए, इस फिल्म को रोकने के लिए आर्गुमेंट तो देना पड़ेगा ना, ये तो बताना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। कुछ नहीं, आर्गुमेंट क्या देते, मतलब ये तो हकीकत है ना कि उस समय लाखों लोग गए, या हकीकत है कि गरीबों के बच्चे जाते हैं काम के लिए दूर, किस चीज़ के लिए वो रोकते। एक सच्चाई उन्होंने दिखाई, और वो सच्चाई जो है लोगों ने देखी, वो फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई। दूसरी एक और चीज़ हुई इस दौरान में, वो यह हुई कि जो कभी मतलब आप पूरे पीरियड में देखें, 1936 में एक फिल्म बनी थी अछूत कन्या, बॉम्बे टॉकीज ने बनाई। उसके बाद में लगभग 20 साल बाद में बिमल रॉय ने सुजाता बनाई, ठीक है, और उसके बाद में दलितों पर कोई फिल्म नहीं बनी। लेकिन अभी पिछले 10-15 साल में कई सारी फिल्में बनी, सैराट बनी, धड़क बनी, फूले बनी, होम बाउंड में गिनाई चुका हूँ, इस तरह की जय भीम बनी, जय भीम तो बहुत ही पॉपुलर हुई। तो ये जो फिल्में बनी, ये फिल्में इसलिए बन सकी क्योंकि अब दलित कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी संख्या मिडिल क्लास की भी होगी, एजुकेटेड लोगों की भी होगी है, और उनकी डिमांड रहती है कि उनके सवालों को भी पेश किया जाए, और इसलिए आप देखेंगे कि इस तरह की बहुत फिल्में बन गई। इसी तरह स्त्रियों के सवालों को लेकर, तो इसी तरह से अब हिंदू मुस्लिम वाला सवाल, एक फिल्म हमारे एक मित्र ने बनाई अविनाश दास ने, इन गलियों में, आप लोगों ने देखी हो तो शानदार फिल्म थी। इन गलियों में जो है वो 2 गलियों की कहानी है जो इस तरह से वी की तरह आकार में जुड़ी हुई है। एक गली में मुसलमान रहते हैं, एक गली में हिंदू रहते हैं, और साथ साथ रहते हैं, और एक नेताजी जो हैं वो नेताजी उनके बीच में फूट डालना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहानी मैंने जब वो फिल्म देखी तो मुझे अपना पुश्तैनी घर जो जोधपुर में है वो मुझे ध्यान आ गया। वो उस गली, जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें 80 घर मुसलमानों के हैं और 10-15 घर मुश्किल से हिंदुओं के, और हमारा परिवार उस गली में 100 साल से रह रहा है, और उस 100 साल में गिनाने को 1 या 2 घटना नहीं है जिसमें कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो।
ऐसा देश में जहाँ लोग साथ साथ रहते थे, उन लोगों की कहानी दोबारा से कहने की ज़रूरत है। इन गलियों में वो कहानी कही गई। उसमें एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के आपस में प्रेम भी करते हैं, और इतनी लाजवाब फिल्म है जो एक तरह से बताती है कि इस समय भी जब इतना जहर फैलाया जा रहा है, उस समय भी अगर लोगों को वापस उन सब चीज़ों की तरफ, उस अतीत की तरफ जब हम सब मिलजुल कर रहते थे, उसकी याद दिलाई जाए तो वो ज़रूर कामयाब होगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 20 जुलाई को जब दिल्ली में छात्रों ने जो प्रदर्शन किया, उसमें किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, दलित कौन है। और ये सबसे बड़ी बात है। और हिंदी सिनेमा को यही काम और ज़्यादा तेज़ी से करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।